नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, भारत के बेटे पार्ट 2। कर्नल राघव राम और रहीम से मिले। कामरेड तुंग ने कहा, अब तो तुम्हें हमारी बात पर पूरा विश्वास हो गया होगा कर्नल। अब इनकी और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने गुप्त फौजी अड्डों का पता बता दो। कर्नल राघव ने कहा, हरगिज नहीं। अपने वतन के ऊपर मैं ये दो तो क्या सैकड़ों लड़कों को कुर्बान कर सकता हूँ। कामरेड तुंग ने कहा, जल्दबाजी में फैसला करना अच्छा नहीं होता कर्नल। हम तुम्हें सोचने समझने के लिए पूरे 24 घंटे का समय देंगे। उसके बाद भी यदि तुम्हारा यही फैसला रहा तो इन दोनों की लाशें तुम्हें तोहफे के रूप में दे दी जाएंगी। ऑफिसर, ले जाओ इसे और उसी कोठरी में डाल दो। जब सैनिक कर्नल राघव को लेकर चले गए तो कामरेड तुंग राम रहीम से संबोधित हुआ और बोला, मेरे विचार से तुम दोनों कर्नल की तरह जिद और मूर्खता नहीं करोगे। राम ने कहा, क्या चाहते हो हमसे? तुंग बोला, फिलहाल तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ के बारे में जानकारी किससे मिली। ध्यान रहे, झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पिता को जो समय दिया गया है उतने समय तक यातनाएं भी सहन करनी पड़ेंगी। रहीम बोला, तुम्हारे चूहे एजेंट भीमा से। कुछ सोचकर राम ने फिलहाल सच कहना ही उचित समझा। राम ने कहा, और वह इस समय हमारे चीफ की कस्टडी में यहाँ के बारे में सब कुछ उगल रहा होगा। फिर क्या होगा इसका तुम स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो। अतः भलाई इसी में है कि मेरे पिता को और हमें तुरंत आज़ाद कर दो और यह स्टेशन खाली कर अपने देश वापस भाग जाओ। तुंग ने कहा, खामोश बदतमीज। राम ने कहा, क्यों, घबरा गए क्या? तुंग बोला, बांगली, तुरंत एजेंटों को खबर कर भीमा को खत्म करने का प्रबंध करो, वरना इस पिद्दी से छोकरे की बात सच हो जाएगी। बांगली ने कहा, अभी लीजिए कामरेड। तभी एक सैनिक तेजी से चलता हुआ वहां आया। तुंग बोला, क्या बात है फुनचिंग, क्या कोई नई खबर? फुनचिंग ने कहा, यस कामरेड, हिंदुस्तान से एजेंट जीरो का संदेश आया है कि भारत में हमारे एक स्थानीय पिट्ठू भीमा ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। तुंग बोला, हाँ हाँ, वास्तव में तुम बड़ी अच्छी खबर लाए हो। राम सोचने लगा, खुश हो लो सुंवरों, जब हमारा दाव चलेगा तब सारे दांत पेट में घुस जाएंगे। तुंग बोला, तुमने भी सुन लिया ना छोकरो, जिस मुसीबत से तुम हमें डरा रहे थे वह अपने आप ही खत्म हो गई। अब तुम्हारे अलावा कोई भी हमारे अड्डे के विषय में नहीं जानता और तुम हाँ, तुम दोनों से मुझे बहुत से पिछले हिसाब किताब चुकाने हैं, लेकिन अभी नहीं बच्चों, ठीक 24 घंटे बाद। चलो बांगली। तुंग और बांगली के नज़रों से ओझल हो जाने के बाद रहीम ने कहा, अब क्या होगा राम भैया, कहीं हमारे मुंह से अंकल फौजी राज इन्हें बता न दें। राम बोला, नहीं, ऐसा असंभव है। मैं डैडी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ। वे सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। रहीम बोला, परंतु फिर भी हमें आज़ादी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अंकल के इनकार करने की दशा में भी ये शैतान उनसे फौजी राज जानने के लिए उन पर और जुल्म करने से बाज नहीं आएंगे। वैसे भी ये अब तक उनकी काफ़ी बुरी गत बना चुके हैं। राम बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 24 घंटे के बीच ही करना है और स्वयं ही करना है, क्योंकि बाहरी मदद की कोई आशा नहीं है। रहीम ने कहा, परंतु कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले इस कोठरी से बाहर निकलना होगा, जो कि पहरेदारों के रहते संभव नहीं। राम ने कहा, ठहरो, मुझे कोई युक्ति सोचने दो। रहीम बोला, ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी अपनी खोपड़ी लड़ाता हूँ। फिर दोनों वहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचने लगे। शीघ्र ही राम बोला, आइडिया। रहीम, मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय आया है, कान इधर लाओ जल्दी। रहीम तुरंत राम के निकट हो गया और राम धीरे धीरे उसके कान में कुछ कहने लगा। तभी द्वार पर पहरा दे रहे एक पहरेदार की दृष्टि अचानक उनकी ओर घूमी और वह बोला, यह तुम दोनों कान में क्या खुसर पुसर कर रहे हो? यदि भाग निकलने की कोई योजना बना रहे हो तो बेकार है। बिना कामरेड की इच्छा के यहाँ कोई भी एक क्षण से ज़्यादा सांस नहीं ले सकता। रहीम ने कहा, मैं जानता हूँ भाई, लेकिन यह कमीना मुझे यहाँ से भागने के लिए उकसा कर मरवाना चाहता है, परंतु अब मैं इसके बहकावे में नहीं आ सकता। इसी के कारण आज मेरी जान पर आ बनी है। राम ने कहा, क्या कहा? मेरे कारण? कुत्ते, यह क्यों नहीं कहता कि तेरे कारण मेरी जान पर आ बनी है? रहीम क्रोध से राम पर झपटा और बोला, गाली देता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम की आंखें भी क्रोध से सुलग उठी और उसने कहा, तेरी यह हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाए?
ले चख मजा। फिर दोनों बाकायदा किन्हीं भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे से गुथ गए, जबकि दोनों पहरेदार हैरान थे। पहरेदार बोले, पता नहीं अचानक क्या पागलपन सवार हो गया इनके ऊपर। यह दोनों तो एक दूसरे की बोटी बोटी नोचने पर आमादा हैं। जब काफ़ी मना करने के बावजूद भी राम रहीम एक दूसरे से अलग नहीं हुए तो पहरेदारों ने कहा, मैं कहता हूँ बंद करो यह सब, वरना मैं दोनों को गोली मार दूंगा। दूसरा पहरेदार बोला, नहीं दोस्त, भूल से भी ऐसा मत कर बैठना, वरना कामरेड हमें कच्चा चबा जाएंगे। कर्नल से फौजी भेद उगलवाने के लिए इन दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। द्वार खोलकर एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं संभालता हूँ। द्वार खोलकर वे दोनों राम रहीम की ओर बढ़े और बोले, हटो दोनों अलग, वरना अब हमारे हाथों पिटोगे। और तभी राम रहीम ने उन पहरेदारों पर लातों और घूसों की बरसात कर दी। राम बोला, बेटा यह सब ड्रामा तो हम केवल तुम दोनों से ही निपटने के लिए कर रहे थे। रहीम ने कहा, बस यह लात खाओ और बेहोश हो जाओ। अगले ही पल दोनों पहरेदार फर्श पर बेहोश पड़े थे। राम ने कहा, गनीमत है कि ये ज़्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, वरना सब गड़बड़ हो जाता। चलो अब यहाँ से निकल चले। फिर दोनों कोठरी से निकलकर उनकी गन उठाते हुए एक तरफ दौड़ पड़े। संयोगवश उस तरफ कोई आदमी नहीं था। दौड़ते दौड़ते अचानक राम ने रहीम को एक तरफ आड़ में खींचा और बोला, रुको रहीम। रहीम ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राम बोला, वह देखो बिजली का जनरेटर, शायद यही इनका पावर स्टेशन है और यहीं से पूरे अड्डे को बिजली सप्लाई की जाती है। रहीम बोला, समझ गया, तुम चाहते हो कि इसे नष्ट कर इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल कर दिया जाए। राम ने कहा, बिल्कुल ठीक समझे, इससे जहां इनमें बौखलाहट फैलेगी वहीं हमें अंधकार और इनकी बौखलाहट से फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन वह पहरेदार? रहीम बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास बेआवाज़ शस्त्र भी है, देखो मैं कितनी आसानी से उसे लंबा करता हूँ। राम बोला, अरे गुलेल। गुलेल निकाल कर रहीम ने उसमें एक कंचा फिट किया, फिर पहरेदार सैनिक पर निशाना साधने लगा। राम बोला, वाह, गुलेल साथ लाकर तुमने वास्तव में अक्लमंदी का काम किया है रहीम। अगले ही पल गुलेल का निशाना सीधा जाकर सैनिक को लगा। पहरेदार के धरती पर लुढ़कते ही राम रहीम दौड़कर वहां पहुंच गए और गनों के कुंदे से मशीनों और जनरेटर को तोड़ने फोड़ने लगे। अचानक ही जब बिजली गुल हुई, कामरेड तुंग ने कहा, कहीं पावर स्टेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? जाओ देखो, कोई खराबी आई हो तो जल्दी मैकेनिक से ठीक कराओ। उधर राम रहीम पावर स्टेशन को पूरी तरह नष्ट करने के पश्चात अंधकार का लाभ उठाते हुए तेजी से एक तरफ बढ़े जा रहे थे कि सहसा राम बोला, सावधान रहीम, कुछ लोग इसी ओर आ रहे हैं। रहीम ने कहा, हाँ चलो उस कोठरी में दुबकें। और दोनों लपक कर पास वाली कोठरी के भीतर पहुंच गए। शीघ्र ही कुछ सैनिकों के साए उनके सामने से होकर आगे निकलते चले गए। रहीम ने कहा, मेरे विचार से वे पावर स्टेशन को ही चेक करने गए हैं। राम बोला, मेरा भी यही विचार है, लेकिन हमें समय नष्ट न कर डैडी को खोजना चाहिए। रहीम ने कहा, ठीक है चलो। इधर जब वे सैनिक अपने पावर स्टेशन के निकट पहुंचे तो एक सैनिक बोला, अरे जनरेटर आदि तो सब टूटे फूटे पड़े हैं, आए यह देखो, पहरेदार भी बेहोश पड़ा है। जिंदा है, लेकिन कौन कर सकता है यह सब? दूसरे सैनिक ने कहा, कहीं यह काम उन दोनों कैदी छोकरों का तो नहीं? परंतु वे दोनों तो कोठरी नंबर 5 में बंद हैं और उन पर 2 व्यक्ति निगरानी भी रखे हुए हैं। दूसरे सैनिक ने कहा, फिर भी पहले हमें उन्हें चेक करना चाहिए, बाकी फिर सोचेंगे। ठीक है चलो। उनके जाने के बाद बाकी सैनिक भी कोठरी से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़े और बोले, ध्यान रहे, उन छोकरों को जिंदा ही पकड़ने की कोशिश करनी है, वरना कामरेड की सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। शीघ्र ही खतरे का सायरन बज उठा। राम ने कहा, ओह, लगता है हमारे भागने की खबर उन्हें लग चुकी है। उधर खतरे का सायरन बजते ही पूरे अड्डे में खलबली सी मच गई। एक सैनिक ने कहा, कोई खतरा मालूम पड़ता है, अपने हथियार संभाल लो जल्दी। इधर रहीम ने कहा, अब क्या करें भैया, पता नहीं अंकल कहाँ होंगे, कहीं। राम बोला, हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा रहीम, डैडी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ के किसी आदमी को काबू में करना चाहिए। रहीम बोला, लेकिन अभी रहीम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक तरफ से दौड़ते कदमों की आहट सुनकर खामोश हो गया। राम ने कहा, वे इधर ही आ रहे हैं, किसी एक को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति अनुसार आओ आड़ में चलते हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।